तो अगर हम फ्लूइड को डिफाइन करें, जैसा कि हमने कहा कि फ्लूइड में क्या आता है, लिक्विड और गैस, दो चीजें आती हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम दो ब्रांच पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स जिसमें हमारा फ्लूइड कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, और फ्लूइड डायनेमिक्स जिसमें हम फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, फ्लोइंग लिक्विड की बात करने वाले। तो जब हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है? तो एक तो ये हो गया कि लिक्विड और गैस को मिला के बच्चों फ्लूइड कहते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं कि मटेरियल विच कैन फ्लो, मटेरियल विच कैन फ्लो। फ्लूइड किसे कहते हैं? ये वो मटेरियल है जो फ्लो कर सकता है, जिसमें सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता जब तक वो फ्लूइड के फॉर्म में ना आ जाए। तो फ्लूइड वो होता है जो फ्लो कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात और समझो, बहुत ध्यान समझना। फ्लूइड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो सॉलिड से वीक होते हैं। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फ्लूइड में थोड़े कमजोर होते हैं, गैस में सबसे वीक होते हैं, और आइडियल गैस में तो होते ही नहीं है। याद है कि नहीं? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होने की वजह से फ्लूइड को आसानी से शेप चेंज किया जा सकता है, सॉलिड में आसानी से शेप चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि फ्लूइड भी जब आप कंप्रेस करने का प्रयास करते हो तो स्ट्रांग फोर्स ऑफर करते हैं, तो इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं, तो गैस को क्या है, बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। लेकिन फिर भी फ्लूइड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने सॉलिड में होते हैं। तो फ्लूइड के शेप में हम किसी तरह का चेंज कर सकते हैं। अगर फ्लूइड को किसी बर्तन में रखा जाए तो गैस की तरह वो पूरा बर्तन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि गैस को आपने 2 मोल गैस है पूरे कमरे में डाल दी तो 2 मोल पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लिया। तो फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आप बर्तन में डालेंगे तो अगर वो उसका अमाउंट कम है तो बर्तन का कुछ हिस्सा खाली भी रह सकता है। तो ये सारे रीजन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। तो डेफिनेटली जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन फ्लूइड या इन लिक्विड स्पेशली जो मैं बात कह रहा हूँ, जब मैं फ्लूइड बार बार बोल रहा हूँ तो आप मान के चलिएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिक्विड की, क्योंकि बार बार हो सकता है मेरे मुंह से फ्लूइड निकले, लेकिन मैं बात लिक्विड की कर रहा हूँ क्योंकि फ्लूइड में तो गैसेस भी आती है। तो एक सिंपल सवाल बन सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर रियल गैसेस, आइडियल गैस में तो जीरो होते ही नहीं। ठीक है ना? अच्छा, तो ये हमारे हम कह सकते हैं यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स आर greater than gases and lesser than solids। सॉलिड से कम होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और लिक्विड से ज्यादा होते हैं, गैसेस से ज्यादा होते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर किसी लिक्विड पे बच्चों शियर फोर्स लगाया जाए, टेंजेंशियल फोर्स, जैसे आपको याद है सॉलिड पे जब हम शियर स्ट्रेस देते थे, सॉलिड पे जब हम शियर स्ट्रेस देते थे सॉलिड में, ऐसे ही सॉलिड होता था और इस सरफेस को फिक्स करके यहां फोर्स लगाते थे, तो सॉलिड में डिफॉर्मेशन होता था। याद करो, सॉलिड ऐसे डिफॉर्म हो जाता था और एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती थी, वहां जाके रुक जाता था। ऐसा नहीं कि डिफॉर्म होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए। लेकिन अगर कोई लिक्विड भरा है, मान लो कोई लिक्विड है, ऐसे लिक्विड, मान लो से फ्रीली कोई लिक्विड है, इस लिक्विड पे अगर आप तुम टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, शियर फोर्स लगाओगे, तो ये लिक्विड तब तक डिफॉर्म होता जाएगा जब तक इसे कोई सामने से दीवार रोक ना दे। यानी इसमें शियर स्ट्रेस सस्टेन करने की क्षमता नहीं होती। ये बड़ी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पानी अगर मान लो कोई लिक्विड है, मान लो जमीन पे पड़ा है, उसकी मोटी लेयर है, और तुम उसकी ऊपर वाली सरफेस पे फोर्स लगाओ और तुम सोचो पानी ऐसे टिल्ट होने के बाद तुम्हारे फोर्स को बैलेंस कर ले, तो कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा। तब तक वो पतला होता जाएगा जब तक कि सामने कोई दीवार में, समझ रहे हैं ना, रोक न ले, जब तक कोई उसे रोक न दे। यानी यहां पर क्या है, यहां पर आपके फोर्स को, यहां अंदर के जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, शियर फोर्सेस, उन्होंने बैलेंस कर लिया है।
तो यहां शियर स्ट्रेस को होल्ड कर रखा है किसने, सस्टेन कर रखा है सॉलिड ने, बट लिक्विड में शियर स्ट्रेस को सस्टेन करने की क्षमता नहीं होती। बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लिक्विड पे कोई शियर फोर्स लगाते हैं तो तब तक शेप चेंज होता रहेगा जब तक कि उसे कोई रोक ना दे, ठीक है, यानी वो शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। फ्लूइड में बेटा यहां पर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप लिक्विड भी लिख लें थोड़ा। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इफ ए shear force is applied on liquid, comma, its shape will change until it is stopped by some external support। तो अगर हम अपना पैराग्राफ जो ऊपर लिखा है उसमें यही सारी बातें लिखी हैं, अगर आप बुकलेट है तो उस पर एक नजर मार लो जरा, मैं चाहता हूं। पेज नंबर 13 देखो, पेज नंबर 13 में जो पैराग्राफ में बातें हैं, क्या सिमिलर बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है देखो, फ्लूइड्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो और डिफॉर्म। पहली लाइन समझ में आई। दूसरी लाइन है देयरफॉर लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स। तो फ्लूइड में कौन कौन आता है, लिक्विड और गैस। स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट आर कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स, और स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स, और दोनों को मिला करके हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। अब देखो दूसरा वाला पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स आर कंपैरेटिवली वीकर दैन इन सॉलिड्स। बताया ना मैंने, सॉलिड से कम होते हैं। देयरफॉर देयर शेप्स कैन बी चेंज इजीली, उनके शेप में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। और लिखा है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स शियरिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट लिक्विड कैन फ्लो अंटिल इट कन्फर्म्स टू बाउंड्रीज टू इट्स कंटेनर, यानी किसी सपोर्ट से उसको रोक ना दिया जाए। जब तक कि बाउंड्री ऑफ कंटेनर तक नहीं आएगा तब तक वो फ्लो करता रहेगा, वो शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा कि शियर स्ट्रेस आए और तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर ले, राइट। मोस्ट लिक्विड्स रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब ज्यादातर लिक्विड कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। इसका मतलब आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता उन्हें। गैसेस को बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अनलाइक द गैसेस ए लिक्विड डज नॉट डिस्पर्स टू फिल एवरी स्पेस ऑफ द कंटेनर। वही जो बात मैंने बताई थी कि गैस पूरे बर्तन को ऑक्यूपाई कर लेती है, पर लिक्विड ऐसा नहीं है गैस की तरह कि पूरे बर्तन में फैल जाए। वो जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही बर्तन का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बाकी स्पेस क्या करेगा, एम्प्टी छूट जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें लिखा है फिल द एवरी स्पेस ऑफ द कंटेनर एंड इट फॉर्म्स ए फ्री स्पेस। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देख लो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट इन गैसेस सो देयर शेप एंड साइज कैन बी चेंज मच इजिली। बता चुका हूं मैं, सबसे कमजोर होते हैं और आइडियल गैस में तो जीरो ही होते हैं। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एंड ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर क्वाइट रैपिडली अनलाइक लिक्विड। गैसेस कैन नॉट फ्री सरफेस, उसमें फ्री सरफेसेस नहीं होती कि तुम सरफेस तुम आइडेंटिफाई करो कि दिस इज द गैस। जैसे बर्तन में पानी भरता है तो इसकी फ्री सरफेस आइडेंटिफाई करते हो ना, ये बर्तन में पानी भरा है तो दिस इज द फ्री सरफेस। ऐसे कोई गैस की कोई सरफेस नहीं होती कि यहाँ के बाद गैस नहीं है, वैक्यूम है, दिस इज द सरफेस ऑफ गैस। वो तो जितने में जिस मोहल्ले में उसको फ्रीली मौका मिलता है वहां तक उसका मोशन होता है, उसमें कोई फ्री सरफेस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा जनरल नॉलेज है तुम्हारे गैस का, फ्लूइड और गैसेस के बारे में। अब बच्चों इस चैप्टर में हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहले दो चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है डेंसिटी,
जैसे जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं सॉलिड की मैकेनिक्स, तो सॉलिड की मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में और मास के, डेंसिटी के बारे में नहीं, मास और फोर्स के बारे में फोकस करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेंसिटी और प्रेशर के बारे में। फोर्स की जगह हम प्रेशर पे फोकस करेंगे और मास की जगह हम किस पे फोकस करेंगे, डेंसिटी पे। क्योंकि इस चैप्टर में हम उन फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम फोर्स से एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फोर्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि वही बात मैंने एक दिन बताई थी जब रोटेशन में पढ़ा रहा था कि क्यों हमें टॉर्क की बात जब मैं कर रहा था, क्यों हमें नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने कहा था कि अगर मैं एक घूंसा मारूं 100 न्यूटन फोर्स या 500 न्यूटन फोर्स है तुम्हारे पेट में, तो थोड़ा सा पुश होगा और मेरा हाथ रुक जाएगा, मेरा हाथ तुम्हारे पेट के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं उतना ही फोर्स से चाकू मार दूं तुमको, तो चाकू अंदर चली जाएगी। अब दोनों ही घटनाओं में हमने फोर्स सेम लगाया है, तो इस घटना को सिर्फ फोर्स के आधार पर समझाया, हमें एरिया का भी महत्व यहां पर लेना पड़ेगा। और जहां फोर्स पर यूनिट एरिया की बात होने लगे वहां क्या आ जाता है, प्रेशर। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें, जहां हमारी मजबूरी है कि हम एक नया क्वांटिटी डिफाइन करें ताकि इन फिनोमेना को, नेचर में होने वाली इन घटनाओं को हम समझ सकें, इसलिए हमें प्रेशर डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों हम डेंसिटी डिफाइन करेंगे, तो हेडिंग लगा लो फटाक से, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो बच्चों डेंसिटी हमेशा एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर डिफाइन होती है। चूंकि बॉडी में पूरी बॉडी की डेंसिटी सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं। चाहिए तुम्हारी बॉडी की क्या डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हड्डियों की डेंसिटी अलग है, मसल्स की डेंसिटी अलग है कि नहीं, खाल की डेंसिटी अलग है तुम्हारी। तो किसी भी बॉडी में डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। इसीलिए डेंसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे जनरली बॉडी के किसी पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो मान लो बच्चों ये हमारे पास कोई बॉडी है और हमें इस पॉइंट पर डेंसिटी डिफाइन करनी है। तो जिस पॉइंट पर हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं वहां एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा डीएम मास का मान लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा टुकड़ा है, डीएम मास है उसका, और उसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, डीवी। तो जो डेंसिटी हमारी होती है वो होती है मास, उस छोटे से टुकड़े का मास अपॉन उस छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम। तो इस तरह से हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं, होता मास अपॉन वॉल्यूम ही है, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डीएम मास का, और यदि उस छोटे से मास का जो वॉल्यूम है वो डीवी है, तो डीएम बाई डीवी क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी। इसे रो या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत ध्यान सुनो, यहां से डीएम को क्या लिख सकते हैं बेटा, रो इंटू डीवी। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसके लिए लिखा है, छोटे से एलिमेंट के लिए। अब बहुत ध्यान समझना, अगर मैं टोटल मास निकालना चाह रहा हूं, टोटल मास, तो मुझे डीएम डीएम सारा जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, बहुत ध्यान समझना। तो मैं इंटीग्रेशन रो डीवी से क्या मास निकाल सकता हूं। अब मुझे बताओ, अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो किसी बॉडी की, यूनिफॉर्म डेंसिटी की बॉडी है, पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो बताओ रो बाहर आ जाएगा क्या। तो अगर रो बाहर आ जाएगा तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा टोटल वॉल्यूम। तो जो हम लोग पढ़ते हैं मास बराबर, सब कुछ नहीं याद करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तब वैलिड होता है जब पूरी बॉडी में डेंसिटी कैसी हो। तो हमें क्या याद रखना, हमें यही याद रखना है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि m बराबर रो वी तब लगा सकते हैं, m बराबर रो वी तब लगा सकते हैं जब पूरी बॉडी में रो कैसा हो, कांस्टेंट। तो बच्चों जो तुम बचपन से पढ़ते आए हो कक्षा 6 से कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, ये हम बिल्कुल लगाएंगे, बेशक लगाएंगे, लेकिन ये कब लगाएंगे बच्चों, जब यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। कैसी होगी बेटा, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों तो m बराबर रो वी ना लगा के m बराबर क्या लगाएंगे, इंटीग्रल रो डीवी लगाएंगे। छोटे से एलिमेंट का मास लिखेंगे रो इंटू डीवी, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में कहीं पर भी इंटीग्रेशन की आवश्यकता हमें नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप इतना याद रखें कि m बराबर रो इंटू वी
कब नहीं लगा सकते सीधे सीधे, कब नहीं लगा सकते? जब रो कैसा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। जब रो वेरिएबल है तब नहीं लगा सकते। और लेकिन होता क्या है, जब ऐसी किसी बॉडी के लिए लगाना वो होता है तो वो एवरेज डेंसिटी दे देते हैं कि भैया पूरी बॉडी की एवरेज डेंसिटी इतनी है। तो अगर एवरेज डेंसिटी दी है तो हम m बराबर रो वी ही अप्लाई करेंगे, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है, आपको ये सब अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो बट डिफाइन कैसे होता है डेंसिटी? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होता है बेटा। इसका यूनिट बताओ क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट होगा केजी पर, और यूनिट क्या होते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन मास अपॉन वॉल्यूम है, मास का m हो जाएगा और वॉल्यूम ऊपर जाएगा ml-3, पक्की बात? ठीक, तो डेंसिटी है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने डिफाइन कर रखी है। डेंसिटी हमारी स्केलर है या वेक्टर है? पॉजिटिव। पढ़ रहे हो बुकलेट, गुड। मतलब डेंसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, डेंसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती और जीरो भी नहीं होती। जीरो का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। शेप चेंज होना, डिफॉर्म का मतलब शेप चेंज होना ना। सिलेंडर था, सिलेंडर से उसको क्यूब में रख दो तो क्यूब के शेप में आ जाएगा, डिफॉर्म हो गया ना। सॉलिड को सिलेंडर से क्यूब बनाने में मेहनत लगेगी ना, मशक्कत लगेगी। इसको सिर्फ बर्तन बदलना है केवल इसमें। तो वो सरफेस थोड़ी ना होती वहां पर, लगातार मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। वो तो तुमने रोक रखा है। फ्री सरफेस का मतलब कि अगर वहां बाउंड्री ना हो तो भी वहां एक सतह बने, मॉलिक्यूल उसके आगे ना जाए, है ना। तब भी तो बाउंड्री लगा दी बेटा। फ्री का मतलब कोई रोक के नहीं रखा, फ्रीली रुके हुए, लाइन में खड़े हैं लोग। बढ़े आगे बेटा। बुक लिखा हुआ है तुम्हारे बुकलेट में, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा एक चीज और समझो, एक होता है वेट डेंसिटी। क्या होता है? वेट, ये जो तुमने पढ़ी थी ये मास डेंसिटी होती है। वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शब्द कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और वेट डेंसिटी होती है वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होती भैया? तो वेट डेंसिटी को हम लोग रोजी लिख देते हैं कई बार, रोजी डेंसिटी, जी फॉर वेट, ग्रेविटी। तो ये होता है बच्चों वेट बटे वॉल्यूम, वेट बटे वॉल्यूम। तो वेट क्या होता है बताओ? mg, और वॉल्यूम होता है v। तो m बाई या रो w कह देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी, वेट डेंसिटी। तो बच्चों m बाई v क्या होता है? डेंसिटी। तो बताओ वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? रो इनटू, यानी अगर हम किसी बॉडी की डेंसिटी को g से मल्टीप्लाई कर दें, ग्रेविटी से, तो वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी का मतलब है यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, और वेट डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम का कितना वेट है, यूनिट वॉल्यूम का कितना वेट है बेटा। ये शब्द बार बार यूज होगा, रिलेटिव डेंसिटी। बताओ रिलेटिव डेंसिटी बता चुका हूं, डायमेंशन पढ़ाई थी तब बताया था। क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? सबको पता है, छोटी छोटी बातें, इसमें हम लोग बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। अभी जब मैं प्रेशर पे आऊंगा और लिक्विड कॉलम वगैरह की बात करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे मेथड सिखाऊंगा जिससे आप डायरेक्टली कर ले जाओगे चीजें। रिलेटिव डेंसिटी बच्चों हम डिफाइन करते हैं किसी बॉडी की डेंसिटी
जिसकी रिलेटिव डेंसिटी, जिस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी लिखनी है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है ना, याद है, एनोमलस एक्सपेंशन में बताया था, है ना। तो बच्चों जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये किसी सब्सटेंस की डेंसिटी या किसी बॉडी की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, वाटर, ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी होती है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? ये एक रेशियो है तो ये यूनिट लेस होगी और डायमेंशन लेस होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या बता रही है? रिलेटिव डेंसिटी बताओ हमें क्या बता रही है? रिलेटिव डेंसिटी हमें यही तो बता रही है, देखो बॉडी की डेंसिटी कैन बी रिटन एज रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वाटर की डेंसिटी, यानी वाटर की डेंसिटी का कितने गुना भारी है, यही तो बता रही है। अच्छा मुझे बताओ किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 4 है, इसका मतलब वाटर से 4 गुना भारी है, लेकिन 1/4 है अगर तो 4 गुना हल्का है, यानी जो वाटर की डेंसिटी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बॉडी की डेंसिटी आ जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा मतलब वाटर से भारी चीजें, अरे ऐसे नो, वाटर से डेंसर चीजें हो जाएंगी, और रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से कम है तो वाटर से लाइट हो जाएंगी, वाटर से हल्की चीजें हो जाएंगी, वाटर से कम मास वाली चीजें हो जाएंगी। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 है तो वाटर के इक्वली मास वाली चीज हो जाएगी, इक्वल भार वाली चीजें हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव डेंसिटी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होती है। थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर है, पर तुम्हें ध्यान रखना है जो वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की होगी वही वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की होगी। तो उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, बट आप ये तो लिख ही लो कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल होता है मैथमेटिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी के। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के। तो कभी भी लिखा हो कि बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, रिलेटिव डेंसिटी इतनी है, तो दोनों सेम चीजें हैं। तो चाहे रिलेटिव डेंसिटी दी हो चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो, दोनों सेम चीजें हैं। तो बताओ मुझे फटाफट बताओ, अगर एक बेटा वाटर की डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कितनी? और अब कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 12 है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर का 12 टाइम्स, यानी सीधे सीधे 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कौन नहीं बोल रहा है? तो चलिए अब बच्चों हम प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रेशर बच्चों क्या है, कैसे डिफाइन होता है? तो किसी भी सरफेस के बच्चों जब कांटेक्ट में कोई लिक्विड या गैस होती है, किसके कांटेक्ट में? सरफेस पे। तो कोई लिक्विड या कोई गैस या कोई भी चीज अगर किसी सरफेस पे फोर्स लगाती है तो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो हमारा क्या बताता है? प्रेशर बताता है। तो अगर मान लो ये एक सरफेस है बच्चों जिसका एरिया A है और इस पे हमने बेटा F फोर्स लगा रखा है, क्या लगा रखा है? F। अच्छा ध्यान समझना, ये जो प्रेशर होता है ये भी किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है। किस पे डिफाइन होता है? यहां भी बारीक बात है, ध्यान सुनना। तो यानी अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक बड़ी सी, ये बोर्ड गड़बड़ कर जाता है मुझे लगता है कभी कभी, भागो उधर। बड़ी सी सरफेस है, मान लो बच्चों ध्यान देना, बड़ी सी सरफेस है। इस बड़ी सी सरफेस में छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है। इस एरिया की वैल्यू है dA। क्या है बेटा? dA।
इस छोटे से एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। कैसे फोर्स लग रहा है? मान लेते हैं फोर्स लग रहा है डीएफ। कितना फोर्स लग रहा है? डीएफ। तो प्रेशर डिफाइन होता है किसी भी पॉइंट पर, प्रेशर जो होता है उस पॉइंट पर अगर हम छोटा सा एरिया ले लें, उस पे परपेंडिकुलर फोर्स, ध्यान रखना मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 2-4 बार लिखूंगा। डीएफ परपेंडिकुलर यानी कौन सा फोर्स? डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ध्यान रहे, प्रेशर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए जब किसी पॉइंट का प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं तो उसी पॉइंट पे सरफेस पे हम क्या ले रहे हैं? बहुत छोटा सा एरिया ले रहे हैं ताकि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट का प्रेशर डिफाइन कर सकें। लेकिन सर हमने तो P बराबर F/A पढ़ा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि P बराबर F/A आप इतनी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं लगा सकते, गड़बड़ हो जाएगी। आइए ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों यहां से मुझे बताओ, परपेंडिकुलर फोर्स क्या लिखा जा सकता है? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। मैं तो पूरी सरफेस का फोर्स निकालना चाह रहा हूं, तो क्या मैं डीएफ को इंटीग्रेट कर दूं बेटा? तो अगर मैं टोटल फोर्स लिखना चाह रहा हूं, कौन सा फोर्स? तो क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं बेटा पीडीए को? बताओ। तो जो फोर्स होता है F बराबर P इंटू ए नहीं होता, हमेशा इंटीग्रल पीडीए होता है। लेकिन सर हम तो बचपन से P इंटू ए पढ़ते आए। कब? यदि पूरी सरफेस पे प्रेशर कैसा हो? कांस्टेंट। हाँ, यदि कोई ऐसी सरफेस है जिस पे प्रेशर कांस्टेंट है, कोई ऐसी दीवार है जिस पे प्रेशर कांस्टेंट, जैसे गैस, जब आइडियल गैस पढ़ा था तो पूरी गैस का प्रेशर हमने कांस्टेंट माना था, हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मानते थे गैस को, याद करिए। तो वहां पर हम जब दीवार पे जो गैस फोर्स लगाती थी उसको सीधे सीधे P इंटू ए लगा देते थे। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या P बाहर आ जाएगा? वेरी गुड बेटा। तो परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा, प्रेशर बाहर आ जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा? एरिया। यानी F बराबर PA, या जो P बराबर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया बच्चों जो पढ़ा है, ये तभी होता है जब हमें पता हो कि पूरी सरफेस पे प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। अगर प्रेशर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा तो F बराबर PA लगाना घोर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बच्चों वेरिएबल प्रेशर के केस में क्या लगाना है? परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पीडीए, और यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में क्या लगाना है? F परपेंडिकुलर बराबर P इंटू ए लगाना है। ठीक है, अच्छा सुनो, प्रेशर जो होता है उसका यूनिट जानते हो क्या होता है? तो एसआई यूनिट बताओ क्या होता है? एसआई यूनिट होता है पास्कल, बोलते हैं भैया पास्कल। तो 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर। भैया 1 एटीएम क्या होता है? व्हाट इज 1 एटीएम? 1.0325 10 की पावर 5 पास्कल्स। और 1 पॉइंट क्या? इसे 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, यानी आगे पढ़ाएंगे 760 मिलीमीटर। मरकरी के 760 मिलीमीटर का अगर कॉलम हो उसका प्रेशर भी 1 एटीएम होता है भैया। ठीक है, और क्या होता है? अच्छा 1 mm एचजी को टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। तो इट इज ऑल्सो 760 टॉर्क। एक आर होता है कि 2 आर होते हैं? डबल आर होता है ना इसमें, बाकी देख लेना तुम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यूनिट हैं जो आपको 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात पता होनी चाहिए तुम्हें। बार में कितना होता है? बार में बार थोड़ा सा 1 बार होता है 10 की पावर 5, 1 बार होता है, पर ये वाला टर्म बस गायब हो जाता है। अगर बार लिखोगे तो 1 बार इज स्लाइटली लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, राइट? 10 की पावर 5 पास्कल होता है उसकी वैल्यू। अच्छा मुझे ये लिखा है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ प्रेशर कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? प्रेशर कैसी फिजिकल क्वांटिटी? सुनो बहुत ध्यान से, हमारे सिलेबस में टेंसर्स नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है टेंसर जो होते वो जनरल है। टेंसर में रैंक होती है, टेंसर की क्या होती है? अगर आप नेट पे डालोगे व्हाट इज प्रेशर तो आधे आंसर आपको टेंसर लिखे मिल जाएंगे, आधे स्केलर। इस 0 डिग्री टेंसर्स आर स्केलर, यानी स्केलर जो है जैसे करंट है, लोग बोलते हैं करंट क्या है? टेंसर है।
लोग भिड़ जाते हैं, नहीं टेंसर है टेंसर है। तो वेक्टर्स आर 1 डिग्री टेंसर, 1 रैंक उनकी 1 होती है, वेक्टर की, टेंसर की रैंक होती है 1 2 3 ऐसे। तो जिन टेंसर्स की रैंक 1 होती है वो वेक्टर्स होते हैं, और जिन टेंसर्स की रैंक 0 होती है वो स्केलर्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप करंट को, मैंने पता था स्केलर कहते हो 100% करेक्ट है, 99% करेक्ट नहीं है। तो अगर प्रेशर पूछा जाता क्या है, मान लो ऑप्शन में लिखा है कि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, तो आप 100% करेक्ट कह सकते हो उसको। तो हम अपने सिलेबस के दायरे में अगर कहें एज पर एनसीईआरटी, तो प्रेशर को हम क्या मान लेंगे, स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। हाँ, प्रेशर इन जनरल एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन ध्यान रहे टेंसर तो सभी हो जाएंगे ना, फिर टेंसर तो सभी हो जाएंगे। तो लेकिन जो प्रेशर है वो स्केलर जो होते हैं वो भी हमारे 0 रैंक टेंसर होते हैं। तो करंट भी हमारा, जो लोग बोलते हैं कि टेंसर है और कुछ लोग बोलते हैं स्केलर है, और दोनों में होता है विवाद। तो चूंकि हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं है, तो अगर करंट आता है और ऑप्शन में स्केलर लिखा है तो आप स्केलर जरूर टिक करिए, ठीक है ना। आपको नन ऑफ दीज पे जाने की जरूरत नहीं है अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो मैं फिर वही बताऊंगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर को आप दोनों लिख सकते हो, स्केलर लिख सकते हो और चाहो तो टेंसर भी लिख सकते हो। तो बेटा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या है, प्रेशर। तो आप चाहो तो एक लाइन यहां लिख सकते हो, इट इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम प्रेशर कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर के कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेशर करके तीन एग्जांपल दिए हैं हमारी बुकलेट में। तो मैं चाहूंगा कि एक बार उन 3 एग्जांपल्स पे आप ध्यान दें। जैसे बचपन से हमें बताया जाता है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वाइड वुडन आयरन स्लीपर्स। रेलगाड़ियों के नीचे लकड़ी के स्लीपर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं मुन्ना? क्योंकि रेलवे जो ट्रैक होते हैं उनका एरिया पतली होती है, उनका एरिया कम होता है। तो एरिया को बढ़ाने के लिए वो जो ट्रेन का वेट होता है, उस ट्रेन की वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर वो नीचे वुडन ट्रैक नहीं लगाएंगे तो ट्रैक के ऊपर से जब ट्रेन गुजरेगी तो जो रेलवे लोहे की जो ट्रैक बने होते हैं उनका एरिया कम होता है, तो वो अंदर घुस जाएंगे। तो होता क्या है कि नीचे लकड़ी का जो स्लीपर्स लगा दिए जाते हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है। तो वो जो वेट होता है, एरिया अधिक होने की वजह से वो वेट ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है। तो वो ट्रैक हमारा अंदर नहीं जाता। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये इसे आप फोर्स से नहीं समझा सकते, इसे आपको प्रेशर से ही समझाना पड़ेगा। तो एक रेलवे ट्रैक वाला एग्जांपल दिया है। दूसरा मैंने जो बताया कि शार्प नाइफ मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट्स, है ना, देन ए ब्लंट नाइफ। धारदार जो चाकू होती है वो आसानी से काटती, चूंकि पतली होती है ना उसकी धार, उसमें एरिया कम होता है तो प्रेशर अधिक होता है, फट से अंदर चली जाती है। तुम्हारे धारदार चाकू डालेंगे अंदर चली जाएगी, तुरंत हड्डियां के अंदर आर पार निकल जाएगी। रामपुरी बोलते हैं क्यों? और अगर रामपुरी चाकू फेमस रहती है, रामपुर में चाकू बनती है क्या? मैं एक दिन विचार कर रहा था इस बात पे। और जिस चाकू में धार नहीं होती वो आसानी से काट नहीं पाती है ना। जैसे गन्ने वन्ने काटने हो, तुमने देखा हो, तो गन्ने में कोई मोटा ऑब्जेक्ट लो, अपना हाथ से 100 न्यूटन का फोर्स लगाओ, गन्ना नहीं कटेगा। बट उतना फोर्स अगर तुम किसी चाकू से, खुरपी से, या जो कोई क्या बोलते हो उसको, हाँ क्या, गड़ासा, हाँ, उससे काटोगे तो कट जाएगा। तो वहां पर किसका है? प्रेशर का ही रोल है हमारा, वहां एरिया कम है ना। और इन्होंने कहा है कैमल वॉक्स इजिली ऑन ए सैंड,
भैया ऊंट हमारा बालू पे, सैंड पे आसानी से, उसके पैरों का एरिया तुमने देखा चौड़े होते हैं, उसके जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, और तुम्हारा जो घोड़ा है वो उतनी आसान, उसके पैरों का एरिया कम होता है तो उतनी आसानी से वो सैंड में दौड़ नहीं पाता है, उसके पैर घुस जाते हैं अंदर। पर ऊंट जो होता है उसके पैर का एरिया वो ज़्यादा होता है। तो अगर आपको भी बालू में चलना हो तो आपको क्या करना है, आपको बड़े सरफेस एरिया वाले जूते पहनने हैं आपको, समझ रहे हो? एक प्लेट इसमें लगा लेनी, एक प्लेट इसमें, अगर आप उस पर जो है चलना चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रेशर के कॉन्सिक्वेंस हैं, प्रेशर से रिलेटेड घटनाएं, फिनोमेना हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। वो बाद में, वो अभी सही समय नहीं है, उसका सीक्वेंस चेंज होता है, ये आइडियल सीक्वेंस नहीं है। आइए, तो पहले तो मैं थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बताऊंगा, तब आपको टाइप ऑफ प्रेशर बताऊंगा, समझ में आएगा, नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। अब सुनो, इसका मैं डेरिवेशन नहीं कराने जा रहा हूं, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, ड्रॉप एंड गेन, उसी से हम सारे सवाल करेंगे, तो नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, तो मैं बिल्कुल भी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। बट उससे पहले एक बहुत सिंपल बात समझना। मान लो बच्चों ये बर्तन है और इस बर्तन में एक लिक्विड भरा हुआ है, और अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडियल लिक्विड के बारे में बता देता हूं। हम लोग जो पढ़ने वाले, कौन सा लिक्विड पढ़ने वाले हैं? आइडियल लिक्विड। ये आप कोने में कहीं लिख लेना। आइडियल लिक्विड की हाइड्रोस्टैटिक्स के अजम्पशंस भी समझ सकते हो। तो आइडियल लिक्विड क्या होते हैं बताओ? सबसे पहला, ये कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कितनी भी ताकत लगा लो ये कंप्रेस नहीं होते, इनकंप्रेसिबल होते हैं। ये आइडियल लिक्विड की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, दे आर इनकंप्रेस। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लिक्विड कंप्रेस होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एक झील की गहराई 20 मीटर है, तो जैसे जैसे झील में नीचे जाएंगे गहराई पे, तो पानी की डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? तो सोचो, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ऊपर का पानी नीचे वाले पानी को कंप्रेस करेगा, दबाएगा। तो जनरली ऐसा पाया गया है, चाहे समुद्र में हो चाहे झील में हो, कि नीचे का जो पानी होता है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऊपर के पानी की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर हम हमारी किताब में दे दिया जाए कि झील का पानी आइडियल लिक्विड है, तो फिर हम पूरी झील की डेंसिटी, कंप्रेस ही नहीं होगा, तो कंप्रेस नहीं होगा तो क्या डेंसिटी में चेंज आएगा? तो जो इनकंप्रेसिबल लिक्विड होते हैं, अब मुझे ये याद क्यों आई? क्योंकि मैं यहाँ कहने वाला था, लिखने वाला था कि डेंसिटी पूरे में कैसी है? कांस्टेंट। लेकिन अब इसमें थोड़ा कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। तो हम लोग जब तक कहा नहीं जाएगा कैसा लिक्विड मानकर चलेंगे? इनकंप्रेसिबल। तो जो इनकंप्रेसिबल बच्चों लिक्विड होते हैं, तो गहराई में जाने पर उन पे दबाव पड़ता है, लेकिन वो कंप्रेस, अगर कंप्रेस हो गए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और कंप्रेस नहीं हो रहे तो डेंसिटी कैसी रहेगी? तो इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म रहती है। कैसी रहती है बेटा? यूनिफॉर्म। इनको हम नॉन विस्कस मान के चलते हैं, नॉन विस्कस मान के चलते हैं, इनको हम नॉन विस्कस मानकर चलेंगे। तो ये हम एजम्पशन लेकर के हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। जब तक कहा नहीं जाएगा कि डेंसिटी वेरी कर रही है, तब तक आइडियल लिक्विड ही मानकर चलेंगे बच्चों। तो थ्रू आउट द लिक्विड डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान लिया करेंगे, लिक्विड इनकंप्रेसिबल मानेंगे, और विस्कोसिटी को कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कहा नहीं जाएगा। रियल लिक्विड जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता बेटा, ये आइडियल है, और तुम तो जानते हो आइडियल का एक ही सिद्धांत है कि नथिंग इज आइडियल, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें होती हैं ताकि हम चीजों के आइडियल बिहेवियर को समझ सकें, ठीक है। तो इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो इनकंप्रेसिबल होने की वजह से डेंसिटी कैसी रहती है? यूनिफॉर्म, और इनको हम नॉन विस्कस मान करके पढ़ाई करने वाले हैं। तो अगर एक बर्तन है बच्चों, बर्तन, और इस बर्तन में कांस्टेंट डेंसिटी का लिक्विड भरा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो मुझे बहुत कॉमन सेंस बात है, हाई स्कूल लेवल पे आपने पढ़ाई करी है, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है कि घटता है, और ऊपर जाने पे प्रेशर?
घटता है और नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, सकते हैं कि मैं अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे चलूं, यहां से यहां चलूं, यहां से यहां, तो प्रेशर में किस तरह का चेंज होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या प्रेशर में चेंज आता है? क्या सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है हमेशा? कब बदलता है? सेम लेवल पर जब मूव करेगा। कैसे? हाँ, आप सुनो ध्यान से, ये बात ध्यान रखना, जब तक कंटेनर में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं आता तब तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर तभी चेंज आएगा जब मैं इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दूंगा। मैं बताऊंगा कितना प्रेशर चेंज होता है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल हमें ये प्रूव करना है कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। बहुत ध्यान समझना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये पूरा का पूरा लिक्विड काहे पे है भैया? रेस्ट पे। अगर मैं इसमें इमेजिन कर लूं, पतला सा सिलेंडर इमेजिन कर लूं, पतला सा ऐसे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, भाई पानी भरा, मैं कोई भी बॉडी की कल्पना कर सकता हूं पानी के अंदर। तो मैंने एक छोटा सा पतला सा सिलेंडर इमेजिन किया। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये सिलेंडर सॉलिड नहीं है, पानी का ही सिलेंडर इमेजिन कर लिया पानी के अंदर। अरे इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये बहुत छोटा है, डीए है, बहुत छोटा है। मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितना सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा। अगर इस सिलेंडर का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं? तो एक तो इस काल्पनिक सिलेंडर है, लिक्विड का सिलेंडर है, इसका mg नीचे लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं बेटा? कुछ जो नीचे वाला पानी होगा वो ऊपर फोर्स लगाएगा इससे, और जो ऊपर वाला पानी होगा वो हमें नहीं जानना, बस हम दो एरो बनाए दे रहे ताकि कोई भ्रम उत्पन्न ना हो। और भैया इधर वाला जो पानी, इधर वाला जो प्रेशर है वो फोर्स इस तरह से लगाएगा। बताओ बेटा, ये जो लिक्विड होगा वो ऐसे पुश कर रहा होगा, यस या नो? तो कितना प्रेशर लगेगा? मान लेते हैं यहां का प्रेशर P1 है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे DA मान ले रहे हैं, बहुत ही छोटा है ताकि हाइट ना आए बेटा, समझना। छोटा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि बड़ा मानेंगे तो हाइट अलग अलग हो जाएगी ना, यहां की हाइट अलग होगी, यहां की हाइट अलग होगी, यहां की हाइट अलग होगी, तो पूरे में प्रेशर सेम नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, हमने इस छोटे से एरिया में मान लिया प्रेशर P1 है। तो बताओ इधर से जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा? P1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया DA, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया फोर्स होगा। और इधर से जो ये वाला जो लिक्विड होगा ये इधर से फोर्स लगा रहा होगा, पुश कर रहा होगा इस इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर को, कितना फोर्स लगाएगा? P2 इंटू DA। मुझे बताओ पूरा पानी काहे पे है? या तो रेस्ट पे हो या वेलोसिटी कैसी हो, दोनों परिस्थितियों में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो मुझे बताओ इस सिलेंडर का अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन कितना है, ना y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना x डायरेक्शन में। तो सोचो, अगर मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं P1 बड़ा होता अगर P2 से, अगर P1 बड़ा होता P2 से, तो ये सिलेंडर किस तरफ एक्सेलरेट करता है? राइट डायरेक्शन में। तो यानी यदि ये कंटेनर राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होता, अगर इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में होता, तो ये वाला फोर्स इससे बड़ा होता, यानी सेम लेवल पे प्रेशर चेंज होता। बताऊंगा आगे चल के कितना चेंज होगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों ने ये बिल्कुल बुरी तरीके से रट रखा है कि सेम लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है, वो गलत है, वो बदल दे अपने थ्योरी को तुरंत। सेम लेवल पे प्रेशर तब तक सेम होता है जब तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया तो थ्योरी का सवाल तो आ ही सकता है नीट में कि बताइए एक्स में भी प्रेशर चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा, दोनों में चेंज नहीं होगा, ओनली वाई में चेंज होगा, ओनली एक्स में चेंज होगा। तो वाई में तो तुम जानते हो कि ग्रेविटी की वजह से चेंज होगा और एक्स में एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होगा। फिलहाल यहां पर या तो कंटेनर काहे पे है या कंटेनर कैसे मूव कर रहा है, तो दोनों केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। वह वेरी गुड। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मैं न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूं, F बराबर ma। तो जब मैं F लिखूंगा राइट डायरेक्शन में, तो P1 DA
माइनस P2dA और A की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां से क्या P1 बराबर P2 आ गया। तो क्या हमने प्रूफ कर लिया कि सेम लेवल पे प्रेशर इधर होगा, किधर भी ले लो, सिलेंडर तो मैंने छोटा सा लिया, कितना भी बड़ा ले लो, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, यानी x के साथ प्रेशर में कोई चेंज। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, प्रेशर x के फंक्शन के साथ कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, x के साथ प्रेशर नहीं बदलेगा। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर x के रिस्पेक्ट में निकालूं तो आंसर क्या लिखा जाएगा बेटा, इसको कहने के दो तरीके होते हैं, p एज ए फंक्शन ऑफ x इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है 0। ध्यान रहे ये क्या लिखा है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर के चेंज होने का रेट है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो कहीं पर भी dp/dx की वैल्यू क्या है लिखी हो तो आप डेफिनेटली 0 लिखेंगे। कब तक 0, जब तक कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन नहीं, यानी या तो कंटेनर रेस्ट पर है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, दोनों परिस्थितियों में x डायरेक्शन में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से असर किस डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में प्रेशर में क्या असर आता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले आप ये बातें फटाक से नोट कर लीजिए और डब्बा बना के कहीं आइडियल लिक्विड की 3 बातें ये जरूर लिख लीजिएगा। हाँ क्लास में सेलेन से बात करो। हाँ भाई लिख लिया। तो x डायरेक्शन में प्रेशर यूनिफॉर्म होता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्टैटिक लिक्विड में बेटा, रुके हुए लिक्विड में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। जो भी चेंज आएगा वो ग्रेविटी के कारण y डायरेक्शन में आएगा, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आई एम नॉट डिराइविंग इट, डेरिवेशन हमारे नीट में नहीं आएगा। तो मैं आपको वो सारे पहलू बता दूंगा जिसमें डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वैसे हम कई तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं बट फिर भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। लिख लिया सबने? तो वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान दो, बहुत सिंपल बात है। तो पहले कुछ बातें मेरी बहुत ध्यान सुनो। हाइड्रोस्टैटिक्स हमेशा व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, तो जब भी हम हाइड्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम
आप ऐसा समझ लो कि हम कंटेनर पे बैठ के लगाएंगे सारे, हम ऑब्जर्वर बन जाएंगे, कंटेनर पे बैठ के लगाएंगे। फिलहाल तो हमारा ये कंटेनर रेस्ट पे है, तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, चाहे जहां बैठ जाओ एक ही बात है। तो मैं एक जो बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनना, फोर्स की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, अगर मैं इसको इस दिशा में एक्सेलरेट करूं तो अगर मैं जमीन से देख रहा हूं तो लिक्विड मूव कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक्स है ही नहीं अभी, तो मुझे कहां बैठ के देखना पड़ेगा? कंटेनर। जैसे मैं कंटेनर पे बैठा तो क्या मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया? तो मैं लिक्विड पार्टिकल पे दो फोर्स लगाऊंगा, एक तो mg लगाऊंगा और एक सूडो फोर्स लगाऊंगा। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, याद रखिए बात। तो किधर किधर बढ़ेगा? नीचे आने पे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा? ग्रेविटी। और बाएं जाने पे बढ़ेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, सूडो फोर्स की डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो यानी इधर आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अभी फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक? तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किस दिशा में प्रेशर बढ़ेगा। तो जिस दिशा में फोर्स फील्ड है, फोर्स की डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो क्या मेरे सारे बच्चे ये फॉर्मूला जानते हैं? हाई स्कूल में पढ़ा है। अगर इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है बच्चों और दो पॉइंट ले लिए जाएं, एक पॉइंट ये है 1 और एक पॉइंट ये है 2, दोनों में हाइट का डिफरेंस है h, तो डेल्टा p की वैल्यू क्या रो GH याद है? हमें बिल्कुल, अगर हम डिराइव करा भी देंगे तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो ये प्रेशर में चेंज होता है, कितना है बेटा ये चेंज? अब मुझे बताओ सिंपल, नीचे आने पर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर? तो ध्यान सुनना, अगर मैं P1 से P2 जाना चाहता हूं तो P2 ज्यादा होगा कि P1 ज्यादा होगा? P2 ज्यादा होगा। तो P1 में कितना जोड़ दूं तो क्या P2 आ जाएगा? यदि मैं P2 से P1 जाना चाहता हूं तो ऊपर जाने पे प्रेशर घट रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? P2 माइनस, पक्की बात। इसे मैं हमेशा बुलाता हूं ड्रॉप एंड गेन। क्या बुलाता हूं बेटा? जैसे याद है इलेक्ट्रो में बताया था, करंट में बताया था ड्रॉप एंड गेन। ये ड्रॉप एंड गेन ब्रह्मास्त्र समझो तुम फ्लूइड का। सबसे तगड़े तगड़े सवाल हम इससे 2-2 सेकंडों में पलटाएंगे, चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला हो, चाहे वो यूट्यूब वाले सवाल हो, चाहे जो सवाल हो। लिक्विड वाली यूट्यूब, वो वाला यूट्यूब नहीं है ना। तो ड्रॉप एंड गेन देखो, सुनो क्या करना, कैसे लगाते हैं ड्रॉप एंड गेन। जैसे मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आना है, मान लो हम यहां से यहां आना चाहते हैं, तो बस ये याद रखना है कि नीचे आने पे प्रेशर में गेन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और ऊपर जाने पे प्रेशर ड्रॉप होगा, और हॉरिजॉन्टली जाने पे अभी प्रेशर में कोई चेंज, जब तक कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं आ जाता। तो जैसे मान लो हमें 1 से 2 आना है, तो जहां से चलना स्टार्ट करते हैं पहले वहां का प्रेशर लिखते हैं, तो P1 लिख लिया। अब हम बताओ कहां आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? नीचे आ रहे हैं। तो बताओ गेन हो रहा है कि ड्रॉप? गेन होगा तो प्लस साइन, बढ़ाएंगे तो प्लस रो GH बराबर कहां, जहां पहुंच गए उसके बराबर लिख दो P2। अगर हम यहां से यहां स्टार्ट करें तो बताओ, हम P2 से स्टार्ट कर रहे हैं, P2, तो P2 जहां से चलना स्टार्ट किए, जहां से चलना स्टार्ट किए पहले उसका प्रेशर लिख लो, तो P2 लिख लिया आपने। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो बताओ ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? घटना, यानी कि गेन या ड्रॉप? ड्रॉप तो प्लस या माइनस? माइनस रो GH। कहां पहुंच गए? P1 पे। अब मान लो ये तो एक लिक्विड की बात है, तो नीचे आने पे ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर में चेंज आता है वो इतना था। ध्यान रहे, दिस इज द चेंज इन प्रेशर। रो GH क्या है? यहां पे प्रेशर का चेंज है बेटा, या H हाइट के लिक्विड कॉलम का प्रेशर। किसका? H हाइट के लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना। ये बच्चों ओपन है, ओपन। ये मान लो बच्चों रो1 डेंसिटी है, ये रो2 डेंसिटी है, रो3 डेंसिटी है। ये वाली हाइट बच्चों H1 है, ये वाली हाइट बच्चों H2 है, और ये वाली हाइट बच्चों H3 है। और हमें बॉटम पे प्रेशर बताना है, बॉटम पे। जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखना, हमेशा एक लाइन में सवाल होगा। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ये ओपन है, ओपन। तो बताओ यहां ओपन वाले यहां पर प्रेशर कितना होगा?
क्या एटमॉस्फेयर के बराबर होगा? बेटा ओपन का मतलब एयर के मॉलिक्यूल यहां टकरा रहे होंगे, बताओ। और बेटा एयर के मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे तो इस सतह पर एक फोर्स लगा रहे होंगे, जिसके कारण जो फोर्स, जिसे जो गैस का फोर्स होगा, वायुमंडल की गैसेस का फोर्स होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन बेटा सोचो कि अगर हम यहां बिल्कुल ढक्कन बंद कर दें और अंदर बिल्कुल एयर ट्रैप ना हो, अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं, ढक्कन बंद है, तो सारे मॉलिक्यूल किससे टकरा जाएंगे? ढक्कन से। क्या पानी से टकरा पाएंगे? तो फिर पानी को क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर मिलेगा? सारा का सारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कौन बियर कर लेगा? वो ढक्कन। यदि ढक्कन रिजिडली कंटेनर से बंधा हुआ है तो। अब ऐसा ना हो कि पानी में लकड़ी का ढक्कन पानी में फ्लोट कर रहा है, अब लकड़ी का ढक्कन पानी में फ्लोट कर रहा है और लकड़ी से एयर के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो बात तो वही है यार, लकड़ी पे फोर्स लगेगा, लकड़ी पानी पे लगा देगा, तब तो आ ही जाएगा ना। अबे समझ पाए दोनों बातें कि नहीं? हाँ, तो यहां तो ओपन है, तो बताओ ऊपर प्रेशर कितना होगा? P8। अब बहुत ध्यान समझना, हमें यहां से चलकर यहां आना है और क्या लगाना है? ड्रॉप एंड गेन। तो आइए देखते हैं, जहां से चलना स्टार्ट करेंगे पहले वहां का प्रेशर लिख लिया, लिख लिया। आइए नीचे आते, पहले यहां से यहां आएंगे। कितनी हाइट नीचे आए? बढ़ रहा है कि घट रहा है? प्लस लगाएं कि माइनस? कितना लिखेंगे? ρ1 GH1। कहां पहुंच गए? यहां। तो ये जो प्रेशर है वो कहां का प्रेशर है? यहां का। अगर कोई पूछे तो इक्वल टू लिख दो, लेकिन हमें तो नीचे तक जाना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। कितना नीचे और आए? H2। तो कितना ड्रॉप हुआ कि गेन? कितना और गेन हो गया? तो ρ2 GH2। कहां पहुंच गए? इस पॉइंट पे। तो क्या बता सकते हो ये प्रेशर किस पॉइंट का प्रेशर है? इस पॉइंट का प्रेशर है। और नीचे जाना है तो कहां, कितना और? ρ3G। कहां पहुंच गए? बॉटम पे। और बॉटम का ही प्रेशर बताना है तो इसे जहां पहुंच गए उसके बराबर लिख दो। तो इस तरह से मल्टीपल लिक्विड में नीचे आने पे प्लस करते जाना है, ऊपर जाने पे। मैं फिर रिपीट करूंगा, जहां से शुरू कर रहे हो वहां का प्रेशर लिख लो, फिर जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हो, यदि गेन हो रहा है तो प्लस करते जाओ, यदि ड्रॉप हो रहा है तो, और जहां पहुंच गए जिसके बराबर लिखना उसके इक्वल लिख दो। लिख पाओगे क्या? ठीक, लिख लो फटाक से। क्या पीछे वाला डायग्राम नोट करना था? ये तो लिख लिया था ना।
लिख लिया बेटा सभी ने? अब देखो इसमें इसको और एक्सटेंड, हमारे पास एक लिक्विड है और ये एक फ्लोटिंग पिस्टन है। कैसा पिस्टन है बेटा? ये फ्लोटिंग पिस्टन। ऊपर ये एटमॉस्फेयर है। फ्लोटिंग का मतलब समझते हो? इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, ये हाइट h है बच्चों और ये भी हाइट h है। ये अलग लिक्विड है, यानी ये पानी के ऊपर रखा है, कंटेनर से फिक्स नहीं है, पानी के ऊपर ऐसे तैर रहा है। तो मुझे बताओ, ये जो ऊपर हवा के मॉलिक्यूल होंगे पिस्टन से टकरा रहे होंगे, तो पिस्टन पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं, और पिस्टन ट्रांसमिट कर देगा आगे, तो उसकी वजह से पिस्टन और दबाएगा लिक्विड को। यानी हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर अंदर ले जाना है कि नहीं ले जाना है? ले जाना है ना। अब बच्चों हमें यहां पर बताना है कि बॉटम पे कुल कितना प्रेशर होगा, बॉटम पे कुल कितना प्रेशर होगा। तो आइए ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से बताइएगा जरा, कहां से शुरू कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से। इस पिस्टन का जो मास है वो m है और ग्रेविटी g है और पिस्टन का एरिया a है। तो अब मुझे बताओ, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या पिस्टन के वजन के कारण, पिस्टन के वेट के कारण प्रेशर में चेंज आएगा? अबे वेट भी तो उसी पे लग रहा है, तो जो एटमॉस्फेयर का फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा होगा, पिस्टन का वेट भी लग रहा होगा। अच्छा बताओ, पिस्टन का वेट कितना है? mg, और कितने एरिया में लग रहा है? a में। तो क्या वजन के कारण, पिस्टन के वजन के कारण इतना प्रेशर चेंज होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी कोई बॉडी लिक्विड पे रखी है, फ्लोट कर रही है, उसका वेट दिया जाए, तो जब नीचे की तरफ आओगे तो वजन के कारण इतना प्रेशर गेन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इतना प्रेशर कम हो जाएगा। तो बताओ, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बताओ प्लस करेंगे कि माइनस? कितना प्लस? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है? mg। एरिया कितना है? a। कहां का प्रेशर आ गया? पिस्टन के जस्ट नीचे का प्रेशर आ गया। बताओ आ गया कि नहीं? अब आ जाओ लिक्विड कॉलम, यहां से यहां आने में बताओ गेन की ड्रॉप, कितना गेन? तो प्लस की माइनस, रो जी एच। कहां पहुंच गए? यहां का प्रेशर है ये जो भी प्रेशर लिखा है वो कहां का प्रेशर है? यहां का। तो क्या बॉटम का प्रेशर लिख लगते हैं हम लोग? बताओ कितना लिखेंगे? 2 रो जी एच और जोड़ देंगे। क्या ये बॉटम का प्रेशर आ गया प्यारे बच्चों? ऑफ कोर्स ये बॉटम का प्रेशर आ गया। तो ड्रॉप एंड गेन एक लाइन में आप करते चले जाओगे, फटाफट जल्दी से लिख लो बेटा। तो जब भी बेटा इस पे देखो mg हो या कोई दूसरा फोर्स लग रहा हो, फोर्स की डायरेक्शन में जब भी क्रॉस करेंगे तो प्रेशर को बढ़ाएंगे, ओके, प्रेशर गेन कराएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। डन बेटा? कोई लिख रहा है? अब देखो इसका एक सुंदर इस्तेमाल दिखाते हैं, थोड़ा एक्सटेंशन। ये बेटा एक यू शेप ट्यूब है और यहां पर एक लिक्विड भरा है जो कि 3 रो डेंसिटी का है। फिर यहां पर जो लिक्विड भरा है ये
4 रो डेंसिटी का है। ये वाली हाइट बेटा y है, ये वाली हाइट h है, ये वाली लंबाई 3h है, ये वाली हाइट 2h है, और ये वाली हाइट भी 2h मान लेते हैं, और पूरा इक्विलिब्रियम में है, पूरा का पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, काय में है। तो इस डायग्राम में हमें बताना है कि फाइंड y। बेटा यहां से यहां तक 3 रो डेंसिटी का लिक्विड है, यहां से लेके यहां तक 4 रो डेंसिटी का लिक्विड है, और यहां से यहां तक रो डेंसिटी का लिक्विड है। ये रो डेंसिटी का 3 लिक्विड भरे हैं इस ट्यूब में, और पूरा सेटअप इक्विलिब्रियम में, कोई भी इधर उधर भाग नहीं रहा लिक्विड। तो इस डायग्राम में हमको y की वैल्यू बतानी है। अब इसे 2 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ड्रॉप एंड गेन से करोगे तो बेस्ट मेथड होगा, बिल्कुल एक लाइन में आंसर आएगा। आइए इसको सीखते हैं कैसे करना है, फिर एक सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा। बच्चों कुछ नहीं करना, मुझे ये बताओ ट्यूब क्या ओपन है यहां से? तो मुझे बताओ यहां प्रेशर कितना है? यहां क्या एटीएम प्रेशर है यहां पे? बताओ। यहां भी ट्यूब ओपन है क्या? तो यहां प्रेशर कितना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें यहां से घुसना है और ऐसे होते हुए यहां निकल जाना है, बस ड्रॉप एंड गेन लगाते चला जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड से एंटर करेंगे, राइट साइड से निकलेंगे। चलिए बताइए, जहां से एंटर कर रहे हैं वहां का प्रेशर कितना है? PATM। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल हो। सेटअप काहे में है? इक्विलिब्रियम में। ऊपर से जब नीचे आएंगे y डिस्टेंस बतानी है, बढ़ेगा कि घटेगा? कितना बढ़ेगा? 3 रो GY। कहां पहुंच गए? फिर और नीचे आओ, कितना और बढ़ेगा? डेंसिटी कितनी है? 4 रो। कितना और बढ़ रहा है? 4 रो GH। कहां पहुंच गए? एकदम बॉटम पे। अब जब यहां से यहां आएंगे, क्या कोई चेंज होगा? कोई ड्रॉप? नो ड्रॉप, नो गेन, नो चेंज। तो सीधे जंप मार के यहां आ जाओ, नो चेंज। +0 -0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहां आ गए। अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पे प्रेशर घटेगा। यहां से यहां तक हाइट कितनी? 2 रो, और डेंसिटी कितनी? 4 रो। तो माइनस ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप कितना? रो की जगह क्या हो गया? 4 रो GH की जगह क्या हो गया? 2H। इतने ड्रॉप हो गया। कहां पहुंच गए? यहां। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, फिर ड्रॉप होगा, माइनस रो G2H। और कहां पहुंच गए? उसके बराबर लिख दो PATM। PATM से PATM कट गया। क्या एक लाइन में y आ जाएगा? कुछ भी टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, रोज ही पूरे से गायब कर दो। यहां बचेगा 3y, यहां बचेगा 4h, रोज ही कॉमन होके हट जाएगा। यहां -8h और यहां -2h बराबर 0। कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो यहां से ये 8 और 2 10 में से 4 गया 6, तो 3y बराबर 6h। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। जितने भी ट्यूब वाले क्वेश्चन हैं उन्हें अगर आप चाहो तो ड्रॉप एंड गेन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। वैसे कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जो यहां का प्रेशर होगा और जो यहां का प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो इधर से निकालते हैं यहां का प्रेशर और इधर से निकालते हैं यहां का प्रेशर, और दोनों को क्या कर देते हैं? सेम। लेकिन बेटा तब मुश्किल हो जाएगा जब इस ट्यूब को हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन दे देंगे। तो वहां पर जब हम यहां चलेंगे ना, तो बस यहां से यहां आने में भी एक रो AL का टर्म आएगा ड्रॉप एंड गेन में, एंड हम इसी तरह से इतनी आसानी से उस सवाल को भी कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ड्रॉप एंड गेन को अच्छे से सीखें और चीज़ों को आसान बनाएं।
फिर से एक बार नीरज जी की फरमाइश है तो मैं बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे ये पूरा सेटअप दिया गया है, डेंसिटी और हाइट दी गई हैं और इक्विलिब्रियम अवस्था में हमें बताना है कि ये वाली वाई कितना होगा। तो ये ओपन है, यहाँ ओपन है, तो यहाँ दोनों तरफ ओपन होने की वजह से यहाँ का प्रेशर भी PATM होगा, यहाँ का प्रेशर भी PATM होगा बेटा। तो हम यहाँ से यहाँ होते हुए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं? ड्रॉप एंड गेन। ड्रॉप एंड गेन बेसिकली प्रेशर चेंज लिखने का एक तरीका होता है जो हम एक लाइन में लिखते चले जाते हैं। तो जब हमने यहाँ से शुरू किया बेटा, तो यहाँ का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेयर। तो जहाँ से शुरू करते हैं पहले वहाँ का प्रेशर लिख लेते हैं, तो PATM लिख लिया। नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा, कितना गेन होगा? 3 रो जी, रो जी एच होता है, तो रो की वैल्यू 3 रो जी और हाइट की वैल्यू क्या हो गई? वाई। 3 रो जी वाई प्रेशर बढ़ गया। यहाँ आ गए, यहाँ से नीचे आने पे फिर बढ़ गया 4 रो जी एच, क्योंकि इस पूरे की डेंसिटी 4 रो है, इतना इतना। फिर यहाँ से यहाँ नो चेंज, तो कुछ नहीं लिखा। फिर ऊपर जाने पे घटेगा, तो -4 रो जी और 2h की हाइट है तो इतना घट जाएगा। यहाँ पहुँच गए और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पे फिर प्रेशर घटेगा, तो -रो जी इंटू 2h और इतना घट के हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ का प्रेशर हमें पता है तो इक्वल टू करके हमने PATM के बराबर लिख दिया। PATM से PATM कट गया। आगे की कहानी तुम जानते हो, हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं एक सवाल आप मुझे करके दिखा दो मेरे लाल। बहुत ही सिंपल दूंगा बेटा सवाल। क्या हमारे पास एक सवाल है इसका हमारी बुकलेट में? नहीं, बाद में देखेंगे, ढूंढने में इतने समय तो मैं बना दूंगा 5 सवाल। ये इमिसिबल लिक्विड है बेटा, ये रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। बहुत ही सिंपल बताना है मुझे। ये हाइट h, ये हाइट h, ये हाइट 2h और ये हाइट भी 2h। बाउंड्री समझ में आ रही है? तो मैं बस सिंपल पूछना चाह रहा हूं, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन रो 1 कॉमा रो 2 कॉमा रो 3। दोनों तरफ से ट्यूब ओपन है, बाउंड्री इतने में रो 1 है, इतने में पूरे में यहां से यहां तक रो 2 है और यहां से यहां तक ये रो 3 है, यहां से यहां तक। रिलेशन बताना है रो 1, इक्वेशन निकालनी है रो 1 रो 2 रो 3। एक तरफ से एंटर करो, दूसरी तरफ निकल जाओ। बराबर पूरा बोलो रिलेशन, तो ये कौन सी बात हुई? हाँ भाई, ऑप्शन लिखूं क्या? रो 1 प्लस रो 2 बराबर रो 3, रो 1 माइनस 2 रो 2 बराबर 2 रो 3, रो 1 प्लस 2 रो 3 बराबर 2 रो 2, रो 1 प्लस 2 रो 2 क्या ये करेक्ट है? ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आइए, कहां से घुसे, कहां से निकले? लेफ्ट से निकले। गुड, ओके। ये क्या ओपन है? यहां पर ओपन है क्या? तो क्या लिखेंगे? PATM। ड्रॉप या गेन? ड्रॉप या गेन? कितने का गेन? रो 1 GH। कहां पहुंचे? इस पॉइंट पे। बोलो भैया, नीचे और गेन, कितने का गेन? रो 2 G इंटू 2H। कहां पहुंच गए? यहां पे। अब मुझे बताओ
कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन नहीं है, तो चाहे यहाँ से यहाँ आओ नो चेंज, यहाँ से यहाँ आओ नो चेंज। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन आता तो यहाँ भी प्रेशर चेंज होता, बताएंगे वो आगे, हालांकि वो उतना नीट में नहीं आता। ठीक, आओ तो ऊपर ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो गेन हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा सॉरी, ρ3g इंटू 2h। और कहाँ पहुँच गए? PATM। ATM से ATM उड़ा डाला, ρg हटा डाला, लाइफ जिंगा डाला, 2ρ2 माइनस 2ρ3 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब इसी को मुझे न्यूमेरिकल बनाना है, तो ρ1 ρ2 की वैल्यू बता दूंगा, ρ3 पूछ लूंगा, या मैं ρ1 ρ2 ρ3 तीनों बता दूंगा, 2 हाइट दे दूंगा, तीसरी हाइट पूछ लूंगा, जैसे पिछला सवाल था। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब हाइड्रोलिक लिफ्ट के क्वेश्चन भी मैं बिना पास्कल्स लॉ, मैं तुम्हें पास्कल्स लॉ का नाम भी नहीं लूंगा, फिर भी हाइड्रोलिक लिफ्ट के सारे सवाल कर ले जाओगे। तो सवाल तो मैं अभी करा दे रहा हूं, पास्कल्स लॉ बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि ड्रॉप एंड गेन सीख चुके हो तो सवाल तो चुटकियों में कर ले जाओगे। क्या बढ़ा जाए आगे? क्या लगा डाला था तुमने? अरे बहुत तगड़ी ट्रिक है भैया ये तो। अभी तो ये पिंदी से सवाल है, चिंदी से सवाल है, तब तुम्हें बड़े बड़े सवालों में टेक्निक काम आती है। रोटेटिंग फ्लूइड हर जगह, बस थोड़े थोड़े फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, टेक्निक यही लगती है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। ठीक, अगला सवाल। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, हाइड्रोलिक लिफ्ट और ये लिफ्ट वो लिफ्ट पास्कल्स लॉ कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक सवाल है ये। क्या है ये? तो प्रस्तुत है ये सवाल। यहां पर एक लिक्विड भरा है, दिस इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट कॉन्सेप्ट, जो मैं पास्कल्स लॉ में एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हें। अभी तुम्हारे लिए सवाल है, ये एक ट्यूब टाइप एक है, तुमने बना रखा है, और यहां पर एक पिस्टन है, पिस्टन, और ये पिस्टन मासलेस है, मासलेस पिस्टन है, और इधर भी एक पिस्टन है, ये भी मासलेस और ये भी मासलेस है। यहां पर एक फोर्स लगाया मैंने F1, और यहां पर एक फोर्स लगाया है F2। इसका एरिया है A1। A1 की वैल्यू जो है, A1 की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस पिस्टन का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है, और पूरा सेटअप ध्यान रहे सेम लेवल पे है, दिस इज एट द सेम लेवल। ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ना, दिस इज सेम लेवल है ना, ये लेवल में कोई चेंज नहीं, ध्यान रखना, नो चेंज इन लेवल। तो हमें यह बताना है कि यदि कोई लिक्विड है, ये वाटर मान लेते हैं, वाटर की कोई जानकारी नहीं दी है, तो हमें बताना है कि बताओ इस इक्विलिब्रियम के सेटअप पे, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, होल सेटअप इज इन इक्विलिब्रियम, गिवन है बेटा ये, ओके, दिस इज गिवन। तो फाइंड आउट, क्या निकालना है? F2 की वैल्यू हमें निकालनी है। और मैं चाहता हूं कि आप ड्रॉप एंड गेन लगाएं बेटा। क्या लगाएं आप? ड्रॉप एंड गेन। अगर आप कोई चीज, क्योंकि अगर आप रटे हुए पास्कल्स लॉ F1/A1 बराबर F2/A2, तो जैसे मैं यहां हाइट बदल दूंगा ना, तो आप निपट जाएंगे तुरंत, क्योंकि जब ये हाइट डिफरेंट होगी तो F1/A1 F2/A2 बराबर नहीं होगा। तो प्लीज ड्रॉप एंड गेन लगाइए। अभी आप कहां से घुसोगे? ऊपर से तो ऊपर नहीं घुसना ही है, लेकिन मुझे ये बताओ, लेफ्ट से जा रहे हो कि राइट से? हर बार लेफ्ट से जाते हो, कभी राइट से। चलो लेफ्ट से ही जाने। पिस्टन का कोई मास नहीं है, लेकिन जो हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हो? इस फोर्स के कारण एक प्रेशर में चेंज आएगा, F बटे, जब M नहीं है तो mg कैसे लगेगा बे? F/A होएगा ना। हाँ, तो वो उतना कितना आएगा? व्हाट इज द आंसर? वन आ रहा है?
अच्छा, ये भोकाल। बताओ मेरे लाल, क्या है भोकाल? बताओ भाई। हंड्रेड। लेट्स सी। देखिए, यहां से एंटर कर रहे हैं और यहां निकलेंगे। यहां ओपन टू एटमॉस्फियर है बेटा, ओपन है ना, तो यहां का प्रेशर कितना है? PATM। अब मुझे बताओ, जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो प्रेशर में कितना चेंज होगा? फोर्स के कारण प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? mg तो है नहीं, तो फोर्स ही केवल लग रहा है F, तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा? F1/A1, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा। F के कारण इतनी तो बढ़ेगा, F/A तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर F/A। नीचे आने पे बढ़ेगा, यहां आ गए, यहां मान लेते ये H हाइट H, यहां आना, यहां कितना गेन होगा? प्लस ρgh। ध्यान रहे, ना रो दिया जाएगा, ना g दिया जाएगा, ना h दिया जाएगा, कट जाएगा, डोंट वरी। यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां, अब यहां से यहां आ जाओ, बताओ क्या आएगा यहां से आने में? यहां से आने में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, जीरो। अब यहां से यहां ऊपर चलेगा, ऊपर, तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? और सेम हाइट है। अब आप सोचो कि अगर ये हाइट अलग होती और ये हाइट अलग होती तो कहीं कटते ये नहीं कटते ना। हाँ, इसलिए F1/A1 बराबर F2/A2 जो लोग रट लेते हैं NCERT देख के, वो तब गलत हो जाएंगे जब दोनों में हाइट का लेवल डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो सवाल गलत हो सकता है, तो रटना वही चाहिए जो। अब सुनो, फोर्स नीचे लग रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे आने पे बढ़ेगा, ऊपर जाने पे घटेगा। कितना घटेगा? घटेगा तो ड्रॉप है तो माइनस, और जहां पहुंच गए वो वहां कितना? PATM से PATM कट गया, ρgh से ρgh कट गया, तो हकीकत में ये वही आ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है। F1/A1 बराबर F2/A2। हमें क्या चाहिए बेटा? हमें F2 चाहिए। कहां है F2? अच्छा, F1 ये इधर वाला है ये, हाँ, तो F2 बराबर A2/A1 इंटू F1। A2 कहाँ बेटा? वेयर इज A2? 1/10, और ये 10, तो 1 न्यूटन आ जाएगा। सुनो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो 1 न्यूटन आ जाएगा। तो आप देखिए, हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के सवाल को भी ड्रॉप एंड गेन से कर पा रहे हैं। हमने ना तो आपको पास्कल्स लॉ पढ़ाया अभी, ना कुछ, हमने सिर्फ प्रेशर बढ़ना घटना कैसे ड्रॉप एंड गेन लिखना सिखाया। हाँ, अभी तुम्हें क्या लगता, छोड़ देंगे? जरूर करेंगे हाइट चेंज। लिख लिया? कोई लिख रहा है? नोटेड? अरे भैया, इतने एक्टिव हो गए तुम लोग यार। चलिए, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि मान लो ये, चूंकि जनरली जो धर्म कांटा होते हैं जहां पर ट्रक रक का वजन नापा जाता है और गन्ने से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रक है ना, तो मान लेते हैं इसका वजन है 1000 किलोग्राम। 1000 बहुत कम होता है ना, हाँ, वेरी, 1 क्विंटल, 100 किलो का क्विंटल होता है बे,
10 क्विंटल हो गया ना, चलो 50 क्विंटल कर देते हैं, 50,000 kg। 5,000 kg, ठीक, 5,000 kg, ठीक, ये इसका। अच्छा नीचे ये टोटल है 5,000 है ना, इसका और पिस्टन विस्टन सब मिला के 5,000 है। और इसका जो एरिया है इधर का वो मैं मान लेता हूं 2 मीटर स्क्वायर, ऐसे दे रहा हूं डेटा। और इधर का जो एरिया है, इधर का एरिया मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। और इधर एक फोर्स F लगा दिया हमने, A2 मान लेते हैं, A2, और इधर F2 फोर्स लगाया। और लिक्विड के लेवल में डिफरेंस है। ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है SI यूनिट में 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये जो हाइट का डिफरेंस है, दिस इज गिवन, दिस इज 1 मीटर। ये जो h जो है वो हाइट का डिफरेंस है, 1 मीटर गिवन है। तो यहां जो पिस्टन है, ध्यान रहे, दिस पिस्टन इज मासलेस, इस पिस्टन का कोई मास नहीं है, ठीक है। और हमें आंसर में F2 की वैल्यू बतानी है, F2 की वैल्यू बतानी है। पूरा सेटअप जो है बच्चों वो इक्विलिब्रियम में। तो इस पूरे का वजन जो भी टोटल रखा है वो 5,000 kg है। G की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, G की वैल्यू 10 है। तो ध्यान समझना, इस वाली ये वाली हाइट हमें नहीं दी गई है, तो चाहे कुछ मान लेना, वो कट जाएगी बाद में, केवल इतना ही टर्म बचेगा। तो यहां पर जो हाइट है बेटा लिक्विड कॉलम की, और यहां पर जो हाइट है लिक्विड कॉलम की, उसमें जो अंतर है वो कैपिटल H है, जिसकी वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है। तो सारा डेटा मैंने दे दिया है, मुझे F2 की वैल्यू बता दो। ये मॉडिफाइड हाइड्रोलिक लिफ्ट का सवाल है, मॉडिफाइड जिसमें हम हाइट भी डिफरेंट ले रहे हैं, एक तरफ मास रख दे रहे हैं। तो बहुत आराम से कर ले जाओगे आप लोग, तसल्ली से करना, पर सही होना चाहिए। $35,000 न्यूटन। अच्छा, एक भाई कुछ बच्चों का 35,000 न्यूटन बता रहे हैं। आराम से करें, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी ना करें। बताएं भाई, रुके? चलो रुके हुए हैं अभी। और तो आइए हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे होते हुए इधर निकल जाएंगे। इधर से स्टार्ट करके इधर भी जा सकते हैं, ऐसा मत समझना। तो आदत में है कि बाएं से दाएं जाने की।
तो ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 27,000 बता रहे हैं कुछ लोग, 35 ही आ रहा है ना, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी भी डिजाइन किया क्वेश्चन, फ्रेश डिजाइन क्वेश्चन है, बस अभी देखते हैं क्या आंसर आता है। PATM प्लस इसका mg लगेगा बेटा, है ना, तो mg कितना लगेगा बताओ, 5000 g बटे एरिया कितना है बेटा 2। यहां से नीचे आएंगे तो वेट की वजह से mg बाई ये प्रेशर बढ़ेगा, ध्यान रखें फोर्स की डायरेक्शन में आने पे प्रेशर बढ़ेगा, अपोजिट आने में प्रेशर घटेगा। फिर देखें बेटा ये h की वैल्यू 1 दी गई है, तो इसे मैं y मान लेता हूं, y या स्मॉल h जो भी मानना चाहो, तो पूरा यहां से आएंगे तो कितना लिखेंगे h प्लस वाई, तो कितना गेन होगा रो जी h प्लस वाई। ठीक, यहां आ गए बेटा, यहां आ गए, यहां से यहां गेन हो गया, है ना, यहां से यहां गेन हो गया बेटा, गेन हो गया। अब यहां से यहां नो चेंज, तो 0 लिख देंगे, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यहां आ गए। यहां देखो ये अगर y मानी है तो ये भी y हो जाएगी, है ना, तो माइनस रो जी वाई। फिर इसका मास तो है नहीं कोई, फोर्स इधर लग रहा है, तो ऊपर जाने पे घटेगा, कितना घटेगा, तो घटेगा तो ड्रॉप लगाएंगे, माइनस F2 बाई A2, A2 कितना है बेटा 1, डिवाइड बराबर कहां पहुंच गए PATM। देखो ATM से ATM कट जाता है, और देखना जरा रो जी वाई से ये y वाला टर्म कट जाएगा, केवल रो जी एच रो जी वाई से रो जी वाई कट नहीं जाएगा। तो देखो इसीलिए हमने कहा था ये वाली हाइट हो सकता है आपको ना दी जाए, ये भी हो सकता है कि ये भी पूरी हाइट दे दे, ये भी पूरी हाइट दे दे, तो कोई बात नहीं, एक बार में ये लिख देंगे, घट जाएंगे वो दोनों आपस में। यहां पर हो सकता है आपको डिफरेंस दे दिया जाए। तो आइए ये 50,000 बटे 2 कितना है बेटा, यहां पर 25,000। रोजी होता है 10,000 बेटा, रो है 1,000 और जी है 10, तो 10,000 और h की वैल्यू 1 है, तो एक 0 और आएगा ना, h की वैल्यू 1 है, और बराबर F2 उधर भेज दो। अरे तो बड़ा आसान था, तो F2 की वैल्यू सीधे सीधे 35,000 आ जाएगी। तो मुझे लगता है पास्कल्स लॉ वाले सवाल भी तुम सारे कर सकते हो जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अगर आते हैं तो, है ना, या तो ट्यूब वाले सवाल आते हैं या तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले सवाल आते हैं, है ना। बाकी इसका पर्पस क्या है वो मैं पास्कल्स लॉ में थोड़ी थ्योरी डिस्कस करूंगा, पास्कल्स लॉ बता दूंगा। लिख लिया बेटा, आ गया था आंसर, लिख लो जल्दी लिख लो। तो अब हम दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, एक है एब्सोल्यूट प्रेशर और एक है गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर जो भी बोलते हो आप उसको। इसमें बड़ा भ्रम है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, फिर मैं दिखाता हूं कि 50% दुनिया इसको बच्चे जो हैं वो गलत तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल इस तरह से दिए जाते हैं कि थोड़ा सा गलत तरीके से लोग समझ लेते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक बच्चों, हेडिंग डालो, वही जो टाइप्स ऑफ प्रेशर तुम्हारी बुकलेट में लिखा है, बट अब कॉपी में लिखना है क्योंकि मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। तो एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, मैं तो बचपन से ही गेज कहता आया हूं, तुम गॉज कहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों बहुत ही सरल भाषा में मैं आपसे कहूं, किसी भी स्थान का जो टोटल प्रेशर होता है उसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। टोटल प्रेशर इंक्लूडिंग ऑल द रीजंस, जिसकी भी वजह से कुल प्रेशर, अगर किसी स्थान का टोटल प्रेशर 10 ATM है तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, उसमें कुछ भी छूटा ना हो। लेकिन टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है उसे डिफरेंस को गेज प्रेशर कहते हैं। जैसे किसी स्थान का प्रेशर अगर 7 एटमॉस्फेयर है तो 1 एटमॉस्फेयर से कितना अधिक है 6, तो दैट 6 एटमॉस्फेयर इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का महत्व तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो जब हम कहीं कहते हैं कि हाई प्रेशर है यार यहाँ पे, तो गेज प्रेशर जो होता है उससे हमें पता चलता है कितना है। तो हम ज्यादातर स्टडी में इंपॉर्टेंट हमारे लिए गेज प्रेशर हो जाता है, पर गेज प्रेशर का सिंपल मतलब है कि जो प्रेशर है किसी भी स्थान का वो 1 एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर अगर मैं कहूं, इट इज टोटल प्रेशर, टोटल या एक्चुअल
pressure at a point, simple. Total pressure at a point is absolute pressure. What is gauge pressure? अच्छा, absolute pressure जो होता है can never be negative. ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना है, इट इज नेवर नेगेटिव। दूसरा है बच्चों गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी गेज प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज इट इज टोटल प्रेशर, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना अधिक है उसे गेज प्रेशर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर बेटा, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर से कितना ज्यादा है वो गेज प्रेशर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कहीं पे मान लो टोटल प्रेशर 4 एटीएम है, 4 एटीएम, तो एब्सोल्यूट प्रेशर 4 एटीएम हो जाएगा, गेज 3 हो जाएगा। अगर 3 एटीएम है तो गेज प्रेशर 3 - 1 2 एटीएम हो जाएगा। और कहीं का प्रेशर अगर 1 एटीएम है, 1 एटीएम, तो 1 एटीएम माइनस गेज प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। गेज का एक्सेस है ही नहीं। प्रेशर अगर 0.5 एटीएम है तो 0.5 - 1 एटीएम -0.5, यानी गेज प्रेशर कैन बी नेगेटिव। अगर कहीं का गेज प्रेशर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से छोटा है। और अगर कहीं का गेज प्रेशर पॉजिटिव है तो वो हमारा वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो जो गेज प्रेशर होता है, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, सब हो सकता है। ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन बात यहां तक, ये तो मैंने बस सिर्फ डेफिनेशन बताई है। इतना बताने के बावजूद भी भ्रम उत्पन्न होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कहां कंफ्यूजन आता कहां से है। और ये मुझे तब पता चलता है जब लोग मुझे बताते हैं कि सर ऐसा होता है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये कंफ्यूजन बच्चों के मन में आ गया है। एक एग्जांपल देता हूं। एक बर्तन है जो कि ओपन रो डेंसिटी का लिक्विड H हाइट तक भरा हुआ है, और मुझे बॉटम पे बात करनी है, बॉटम पे बताना है, बॉटम पे। तो एट बॉटम, अगर बॉटम पे लिखना हो तो मेरे बच्चों बताओ व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट का कुछ मतलब नहीं है, एक्चुअल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर। क्या ऊपर से बर्तन खुला है? एटमॉस्फेयर का प्रभाव आएगा, तो PATM प्लस ρGH। तो यहां से एब्सोल्यूट प्रेशर होगा PATM प्लस ρGH। अब जब कोई पूछता है व्हाट इज गेज प्रेशर बच्चों, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या घटा देते हैं? PATM। और जब PATM घटा देते हैं तो PATM प्लस ρGH, इसमें PATM बच्चों घटा देते हैं तो ATM से ATM कट जाता है और यहां आ जाता है ρGH। और यहीं से उत्पन्न होता है कंफ्यूजन। कुछ बच्चों के मुंह से हमने सुना है कि सर जब एटमॉस्फेयर लगा के लिखते हैं तो एब्सोल्यूट होता है, और एटमॉस्फेयर जब हटा के लिखते हैं तो गेज होता है। तो अगर किसी में एटमॉस्फेयर का प्रेशर हटा ले सर तो गेज हो जाता। महाभयंकर कंफ्यूजन है। अब लिखने से पहले एक उदाहरण और देखिए, मैं पलट के वापस आऊंगा। बात इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं समझाना चाहता हूं आपको। यहां मैंने ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया, ढक्कन वेल्डिंग कर दी, ढक्कन की वेल्डिंग, फ्लोट नहीं कर रहा, समझे कि नहीं? और ढक्कन में इसके अंदर भर दिया हमने पानी, फिर से H हाइट का लिक्विड है, रो डेंसिटी, और ये जो खाली जगह इसमें वैक्यूम है। ये तो मैंने बहुत सेफ्टी के लिए वैक्यूम लिख दिया है, वैक्यूम नहीं भी है, ढक्कन बंद है और अंदर कोई एयर ट्रैप नहीं है, वरना हवा का भी प्रेशर आ जाएगा ना। तो अब मेरे से पूछे सर कोई बॉटम पे बताइए व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, तो जनता के दिन एब्सोल्यूट में तो सर एटमॉस्फेयर शामिल करते हैं। यहां आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या है? एक्चुअल प्रेशर कितना है उस पॉइंट का। ये थोड़े ना मैंने कहीं लिखाया कि नहीं एब्सोल्यूट है तो उसमें एटमॉस्फेयर होना ही चाहिए। अरे एटमॉस्फेयर का प्रभाव आ रहा होगा तो लिया जाएगा, नहीं आ रहा तो नहीं लिया जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो यहां का एब्सोल्यूट प्रेशर है ρGH। इतना ही प्रेशर है केवल, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल क्या लिक्विड को प्रेशर अपना दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं भाई।
तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट द बॉटम पॉइंट? रो जी एच ओनली रो जी एच। अब ये कितना है? वो जो भी एक्चुअल प्रेशर है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेयर का कंट्रीब्यूशन शामिल हो दैट इज नॉट नेसेसरी। तो ये बिल्कुल दिमाग में किसी कचड़ा है डिलीट मार दीजिए, क्योंकि कचड़ा रहता है, मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में कि लोगों को लगता है कि एब्सोल्यूट है तो एटमॉस्फेयर तो नजर आना ही चाहिए उसमें कहीं ना कहीं। अब मुझसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज गेज प्रेशर एट दिस पॉइंट? सिंपल, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट इज रो जी एच माइनस पीएटीएम। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। तो ऐसा थोड़ी ना कि एटमॉस्फेयर लगाएंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। और कुछ ने तो हद कर दी, बोले सर यहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो पहले से एटमॉस्फेयर हटा है तो जो एब्सोल्यूट है वही गेज है। तो कुदरत का करिश्मा, पूरी प्रकृति का स्वभाव ही बदल दिया सारा कुछ, है ना। तो बिल्कुल सिंपल समझना है, एटमॉस्फेयर का मतलब समझो। गेज प्रेशर हमें यह बताता है कि जो प्रेशर की वैल्यू है वो जिस भी वजह से हो वो 1 एटमॉस्फेयर से कितनी ज्यादा है। वो एक मैथमेटिकल कंपैरिजन, वो ये कहीं नहीं बताता एब्सोल्यूट प्रेशर कि एटमॉस्फेयर मिला के बताएंगे तो गेज हो जाएगा, हटा के बताएंगे मिला के बताएंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और हटा के बताएंगे गेज हो जाएगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक एग्जांपल और देखिए आप, एक एग्जांपल और देखिए। अगर मैं यहां पर ढक्कन बंद कर दूं, क्लोज्ड, अगर मैं यहां पर ढक्कन बंद कर दूं, ये क्लोज्ड है ढक्कन, और इधर लिक्विड है, इधर गैस भरी है, एयर ट्रैप है, एयर इतने में एयर भरी है, पर ढक्कन बंद है। ध्यान रखना, एयर भरी और ढक्कन वेल्डिंग है, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का मतलब सारा फोर्स ये दीवारें बर्दाश्त कर लेंगी, गैस को फोर्स नहीं मिलेगा एटमॉस्फेयर का। और ये लिक्विड भरा है, लिक्विड, और गैस डिसॉल्व नहीं हो रही लिक्विड में, ध्यान रखना, नहीं तो पूरी डिसॉल्व कर दो तुम लोग। अब अगर मैं कहूं इस सवाल में बताओ सर क्या कहानी है, इस सवाल में बॉटम पे मुझे बताओ, बॉटम पे बताओ सर, बॉटम पे कितना एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, कितना गेज प्रेशर होगा? तो बताओ मुझे बॉटम पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा बॉटम पे? तो सुनो, गैस का प्रेशर आएगा, गैस के मॉलिक्यूल तो टकराएंगे ना लिक्विड से, तो गैस का प्रेशर प्लस रो जी एच, ये टोटल प्रेशर है बॉटम का, यही एब्सोल्यूट प्रेशर है। अब इसमें से पीएटीएम माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? गेज प्रेशर। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अगर मुझे गेज प्रेशर लिखना है तो वॉट एवर इज द टोटल प्रेशर, उसमें से बच्चों मुझे क्या माइनस कर देना होता है? एटमॉस्फेयर। ऐसा बिल्कुल मन में विचार ना लाना कि एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेयर आना ही आना चाहिए और गेज में एटमॉस्फेयर नहीं आना चाहिए, ऐसा विचार मत लाना। सिंपल सरल भाषा में बात बता रहा हूं कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी स्थान का वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, और वो 1 एटमॉस्फेयर से जो उसका डिफरेंस होता है वो गेज होता है। गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस बात, इसीलिए मैंने उस वक्त टाइप ऑफ प्रेशर नहीं पढ़ाया था, क्योंकि इसके बाद ही, प्रेशर समझाने के बाद ही आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। अब आप वापस आ जाइए और फटाक से सारी बातें लोड कर लीजिए बेटा। छोड़ दे, छोड़ रहे बस, मैंने कब पकड़ रखा है, छोड़ रहे हैं। तुम ऐसे समझो बायंसी फोर्स के अलावा सब पढ़ा दिया। अगली क्लास में बायंसी फोर्स पढ़ा के पास्कल्स लॉ बताऊंगा, बायंसी फोर्स बताऊंगा, खत्म, हाइड्रोस्टैट्स। फिर बर्नौली बचेगा। आज ऑनलाइन नहीं लूंगा, कितनी क्लास पढ़ाऊंगा एक दिन में? 2 बहुत है। आज मॉडर्न पढ़ाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक आज पूरा खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। कल तो संडे है ना, अरे कल तो बड़ी क्लास लूंगा, कल तो संडे के। कोरवाल सर ने 9 से 12 ली है, मेरी क्लास 12 से 3 है, 12:30 फॉर यू ओनली, 12:30 फॉर यू ओनली। मैं कुछ नहीं जानता, एटॉमिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, डुअल नेचर चला जाएगा, डी ब्रोगली वेव चला जाएगा, डी ब्रॉय वेव चला जाएगा। डी ब्रॉय आधा घंटे का है केवल, उसमें आधा बोर मॉडल और पूरा डी ब्रॉय हो जाएगा संडे को। आज फोटो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, कल आधा एटॉमिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। क्या आपने लिख लिया? तो बच्चों, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर?
टोटल प्रेशर एट ए पॉइंट। बच्चों क्या क्या ऊपर वाला लिख लिया था आपने ये? बच्चों को चिंता कम है, टीचर को ज्यादा है कि लिखा कि नहीं लिखा। क्या जमाना आ गया है। किस कोई लिख रहा है? देखो कितने हाथ उठा रहे, सब मासूम बच्चे हाथ उठा रहे हैं। छोड़ना है? कल 9 से 12 पूर्वाध में क्लास लगी है, 12 से 4 साइड में क्लास लगी है। ऐसा ना करो बेटा, ये ऐसा अत्याचार करोगे कैसे काम चलेगा? 12 से 4 साइड सल। शायद तुम्हें कहीं बता दो, आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, तुम्हें हाँ। बता दो सर भी आ सकते। साहिल सर की अनाउंस है क्या पहले से? अब पता नहीं सर कह रहे थे। चलो मैं 5 बजे से पढ़ाऊंगा फिर। पगले है क्या सिलेबस में? हाँ देखते हैं, लेट्स सी। हो गया ओके ओके। बेटा मिक्स मत करना। ऐसी सूचना उड़ती उड़ती मेरे पास आ रही है कि कल तुम लोग की 9 से 12 पोरवाल सर की क्लास है और 12 से 4 बायो की क्लास है। और तो मुझे मजबूरी में फिर 5 से 8 लगानी पड़ेगी। देखो इसमें 0.01% भी डाउट नहीं है कि मैं संडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा खासा पढ़ाने वाला हूं। और तुम ये मान लो, तुम ये देख रहे हो कि मैं जिस तरह से बैटिंग कर रहा हूं, अगर मैंने 3 घंटे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बैटिंग कर दी तो कितने रन बना के जाऊंगा। प्यारे बच्चों लिख लो जल्दी से। हाँ लो सुबह 7 से 9? 7 बजे कोई नहीं आएगा। शाम को मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ रिस्क नहीं ले सकता। मैं बस 2 मिनट में छोड़ो। पाँच मिनट में छोड़ो। अच्छा, प्रेशर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं आपको। चलो अच्छा, अगली क्लास में बताऊंगा। आज मैंने काफ़ी पढ़ा दिया, तुम लोग को काम की बातें सब टू द पॉइंट पढ़ा दी सारी। तो सुनो ध्यान से, इसी के आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स की अगली ऑनलाइन क्लास में।